CUET पेपर्स। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी किस लेवल की चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये CUET का पेपर है, CUET 2023 का ये पेपर है। और मान के चलिए कि ये एक सैंपल पेपर है NCET 2024 के लिए। देखो, हम लोगों ने जो अपनी प्रिपरेशन करी है वो CUET को स्टैंडर्ड मान करके करी है। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि CUET के टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल बहुत हाई होता है। और NCET एग्जाम तो पिछले साल पहली बार हुई थी। पहली बार जब एग्जाम होता है तो उसे थोड़ा लाइट रखा जाता है। और NCET में भी सेम चीज हुई थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर बहुत इजी था, ठीक। बट इस बार हम मान के चल रहे हैं कि CUET और NCET दोनों का लेवल सेम रहेगा, तो इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस आएंगे। आपको आपकी तैयारी CUET के हिसाब से रखनी है क्योंकि सिलेबस तो सेम है। ये एक बाय चांस वाली बात थी कि पिछली बार पेपर इजी आ गया, ठीक है। बट इस बार हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि पेपर इजी होगा। स्टैंडर्ड हमें अपना हाई रखना है क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत हाई है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए साथ साथ हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। और आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं। और उसके साथ एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जब हमारी एग्ज़ाम हो जाएगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो बच्चों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आपको इजीली पता चल जाए कहाँ काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, क्या क्राइटेरियाज हैं, उसके लिए हमें जुड़े रहना ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, CUET का ये पेपर है, 50 क्वेश्चन है इसमें और आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और 200 मार्क का ये पेपर होता है। NCET की बात करेंगे तो 23 क्वेश्चंस में से हमें 20 अटेम्प्ट करने रहेंगे और 80 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ओके। पहला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों एक इन्फॉर्मेशन और, अगर आप NCET की तैयारी कर रहे हैं और अब तो एक ही मंथ बचा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, तो बच्चों 340 मार्क्स के लिए हम लोग 4 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप मेरी वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जा करके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ओके। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ टीचर हैज टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द क्लासरूम विच काइंड ऑफ नॉलेज इज दैट। अगर एक टीचर को कक्षा में गुरुत्वाकर्षण के नियमों की व्याख्या करनी है तो ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान हुआ जो टीचर एक्सप्लेन करेगा, ये किस तरह का ज्ञान है। देखिए, हमने अपनी क्लासेस में ये सारे नॉलेजेस के बारे में बात की है, ठीक। हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख पाए। देखिए, ये इंग्लिश में है और नीचे की तरफ ये हिंदी में है। तो हमने पढ़ा है कि जब हम चीज़ों के, हम कॉन्सेप्ट या फिर हम कुछ एलिमेंट्स के रिलेशन बताते हैं, है ना, तो वो किस में जाता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में जाता है। प्रोसीजरल नॉलेज में तो कैसे किया जाता है कोई काम, वो होता है। फैक्चुअल में तो कोई बात होती ही नहीं है, वहां पर एक फैक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। बट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर ये चीज कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है, हम समझते हैं कि कोई भी प्लेनेट है, अर्थ है, उसकी ग्रेविटी है, कैसे वो चीजों को अट्रैक्ट करती है, तो इसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इसलिए संकलनात्मक या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब यहाँ पर आपसे साइंस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, साइंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टीचिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। अ चाइल्ड इज वंडरिंग इफ देयर इज
देखिए, इफ देयर इज एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, in order to help the child arrive at an explanation, the teacher will have to refer to the concept of. तो एक बच्चा ये सोच रहा है, वंडर कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है, देखो यहाँ नीचे हिंदी में भी लिखा है कि दुनिया में एक ऐसी वस्तु हो जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चले। ठीक, तो बच्चे की इस आप कह सकते हैं कि बच्चे की इस सोच को, ठीक है, शांत करने के लिए या इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगी। तो अब एज अ साइंस टीचर आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ठीक है, तो एक फेमस EM, ठीक है, वो जस्ट सेकेंड, E = mc², सुना है ये इक्वेशन के बारे में, है ना। एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती है, बस वही कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। किस ऑप्शन में है? स्पीड, मास एंड एनर्जी, ये वाला टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीजें, ये मत सोचना कि डिफिकल्ट है। आपको एज ए टीचर आपको कंटेंट नॉलेज होना चाहिए और आपको किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अ चाइल्ड रिपोर्टेड दैट व्हेन शी कैजुअली रब्ड द रिम ऑफ ग्लास with her wet finger, a humming sound emanated from it. ठीक, while responding to child's observation, the science teacher should. तो एक बच्चा ने ये बताया कि जब वो गीली उंगली से कांच के जो कॉर्नर होते हैं, है ना, उस पर हाथ लगाता है तो एक साउंड बनता है, हमें पता भी है। ठीक, अगर हम गीली उंगली से कांच पर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, एक साउंड आता है ना। ओके, अब ये चीज उसने टीचर को बताई। अब टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे बच्चे को, क्या वो बच्चे को कहे, इनमें से क्या एक साइंस टीचर को बच्चे को कहना चाहिए इस सिचुएशन। बच्चे ने पूछा मैडम ऐसा क्यों। ठीक, तो से दैट इफ द फिंगर वॉज टू वेट इट वुडंट हैव प्रोड्यूस द साउंड। तो टीचर को ये कहना चाहिए कि बच्चे अगर तुम्हारी उंगली और गीली होगी तो फिर ये साउंड नहीं आएगा। एक्सप्लेन द फिनोमिना इमीडिएटली टू सेटिस्फाई चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। बच्चे को वो फिनोमिना कैसे हो रहा है वो समझाने के लिए इमीडिएटली एक्सप्लेन करना चाहिए कॉन्सेप्ट को। आस्क चाइल्ड टू एक्सपेरिमेंट फर्दर विद डिफरेंट वाटर लेवल्स इन द ग्लास और जेंटली पेरिमेंट द चाइल्ड फॉर वेस्टिंग द टीचर्स वैल्यूएबल टीचिंग टाइम। तो इनमें से क्या करना चाहिए, क्या मतलब फोर्थ वाला बोल रहा है क्या टीचर को ये बोलना चाहिए कि भाई टाइम वेस्ट मत करो हमारा, ठीक है, ऐसा बोल देना चाहिए, या टीचर को कहना चाहिए कि भाई और अलग अलग वाटर लेवल से एक्सपेरिमेंट करो। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा आपके पास कोई डाउट लेकर के आया है सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि वैसा हो क्यों रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी वाले देख लो। बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस घटना की तुरंत व्याख्या करनी चाहिए। यू हैव टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, ही टेक्स एंटीबायोटिक्स ऑन हिज ओन बट हिज कंडीशन डजंट इम्प्रूव। एक बच्चा है जो कि वायरल फीवर से गुजर रहा है, तो उसके लिए उसने एंटीबायोटिक ले ली बट उसकी हालत ठीक नहीं हुई। द डॉक्टर ट्राइड टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाई द एंटीबायोटिक डिड नॉट अफेक्ट द वायरस। फिर डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश करी कि क्यों एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करी। ही विल हैव टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड। तो उसने क्या अंडरस्टैंड करवाया होगा बच्चों को। तो एज ए साइंस टीचर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इन ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, हिंदी में भी मैं अभी दिखा देती हूँ। तो देखो सीधी सीधी बात है, 8th में पढ़ा है हमने ये, है ना, कि जब एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियाज पर काम करती है, ओके, वायरसेस पर काम नहीं करती है। पढ़ा है ना, वायरसेस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसकी अपनी कोई मशीनरी होती ही नहीं है, राइट।
तो वायरल डिसीज जो भी है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक होती है, एंटीबायोटिक उसे ठीक नहीं कर सकती है। एंटीबायोटिक सिर्फ इसलिए दी जाती है, ये भी जान लो एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है। फिर आपको सर्दी हो जाती है फिर भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देता है, क्यों दे देता है? इसका रीजन ये है कि देखो आपके ऊपर वायरस का अटैक हुआ है, आप पहले ही कमजोर हो गए, अब बाकी बैक्टीरिया, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पहले ही कमजोर हो चुकी है, बाकी बैक्टीरिया भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपको और बीमार कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है कि अगर कोई और बैक्टीरिया आप पर अटैक करता है तो वो आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। वायरस के लिए तो एंटीबायोटिक दी ही नहीं जाती। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वायरस डज नॉट हैव इट्स ओन सेल्यूलर मशीनरी फॉर एन एंटीबायोटिक टू टारगेट। उसकी अपनी मशीनरी है ही नहीं, क्योंकि वो तो बॉडी हमारी सेल्स का यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, जीवाणु की अपनी कोई कोशिकीय मशीनरी नहीं होती है जिसमें प्रतिजैविक औषधि उसे निशाना बना ले। प्रतिजैविक औषधि मतलब कि एंटीबायोटिक। ठीक, चलो नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे जाएगा इस बार। इफ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू लिसन टू अदर एंड इज कॉलिंग टू चेंज हर हिज माइंड इफ वांटेड, द टीचर इज ट्राइंग टू डेवलप। अगर एक टीचर कह रहा है कि भाई दूसरों को भी सुनो, है ना, दूसरों को भी सुनो, अगर टीचर ऐसा शांत रहो, दूसरों की बात भी सुनो, अगर एक टीचर बच्चों को ऐसा कह रहा है तो वो उन बच्चों में क्या सेंस डेवलप करना चाह रहा है? ऑब्जेक्टिविटी, वास्तुनिष्ठता, ओपन माइंडेडनेस, खुला दिमाग, ऑनेस्टी, ईमानदारी, या संशयवाद, स्पेक्टिज्म। ऑब्वियस सी बात है, ओपन माइंडेड होना, वितरित मन। ठीक, क्यों? क्योंकि आप अच्छे स्पीकर तभी हो सकते हो ना व्हेन यू आर अ गुड लिसनर। ठीक है, तो आपको कोई सुने उसके लिए जरूरी है कि आप भी दूसरों को सुने, तो इससे ओपन माइंडनेस होती है। हमारा नहीं, सबकी बात होगी। क्लियर है? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी टू एनालाइज अवर एक्सपीरियंस एंड रिव्यू अवर एक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन इज नोन एज। हमारे अनुभवों का विश्लेषण करने तथा अनुचित के द्वारा हमारे कार्यों का पुनर्अवलोकन करने को डैश कहते हैं। अब ये तो सभी को पता है ना। आपने क्या किया उस पर फिर से सोचना। आपने कोई भी काम किया हो, फिर हम ये सोचते ना, अरे यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो वो उस सिचुएशन, उस एक्शन पर आप क्या हो रहे हैं? आलोचनात्मक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आलोचनात्मक। सही गलत को आप माप रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्रिटिकल थिंकिंग। क्या हो गया? क्रिटिकल थिंकिंग। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट। फॉर्मूला RAN डैश मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल विच कैन बी एक्सटेंडेड टू न्यू एग्जाम्पल। जो फॉर्मूला होता है ना, इसका हिंदी भी दिखा देती हूँ मैं। फॉर्मूला डैश विशिष्ट उदाहरणों पर आधारित बनाए हुए जो नए उदाहरणों पर विस्तृत किए जा सकते हैं। तो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है? फॉर्मूले को कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल का यूज करके हम नई सिचुएशन में उसको यूज कर सकते हैं, नए एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। देखो, एक बार आपको फॉर्मूला मिल गया, आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब एक प्रकार के क्वेश्चन में, है ना, नए नए आपको क्वेश्चन दे दिए जाए सेम पैटर्न के, तो आप वहां पर वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास उस फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर निकाल लेते हैं ना। तो आपने क्या कर दिया? उसका सामान्यीकरण कर दिया। क्या कर दिया? सामान्यीकरण। ठीक, जनरलाइज कर दिया। क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये हमने फॉर्मूला बना लिया, अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं विच कैन बी एक्सटेंडेड टू न्यू एग्जाम्पल। नए नए क्वेश्चन आएंगे सेम पैटर्न के, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर हमें दो लिस्ट दी गई है। देखो, क्लास में बच्चे जो बिहेवियर करते हैं उनसे बचने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, उन बिहेवियर को बढ़ावा देना या फिर उनको उन बिहेवियर को
कम करना, खत्म करने के लिए कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो टीचर्स के पास होते हैं। उनमें से एक टैक्टिक क्या है? पनिशमेंट, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट मतलब कि उसे हिंदी में कह देंगे हम दंड देना, और रीइंफोर्समेंट मतलब कि पुनर्बलन, ठीक है। अब ये क्या डिफरेंस है दोनों में? अब ये जो रीइंफोर्समेंट होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन से ही आपको समझाती हूँ। पनिशमेंट एक बहुत नेगेटिव चीज होती है, जैसे आपने किसी बच्चे को डांट दिया, मार दिया, है ना, मुर्गा बना दिया, ये हुआ पनिशमेंट, ठीक है। तो एक तरफ आपको एक्शन दे रखी है और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए हुए, तो बहुत ही नेगेटिव जो चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, वही क्या है? पनिशमेंट है। तो अब इनमें से देखो क्या पनिशमेंट हो सकता है? पनिशमेंट होगा स्लैपिंग अ चाइल्ड फॉर इनकम्प्लीट होमवर्क। होमवर्क कंप्लीट नहीं करा इसलिए उसको थप्पड़ मार दिया, ये पनिशमेंट है ना, जो फिजिकली या फिर आप सोशली बच्चे को देते हैं। अब रीइंफोर्समेंट मतलब कि पुनर्बलन, उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे काम कर देना, ठीक। जैसे कि अब रीइंफोर्समेंट भी है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट भी है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी है। रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिफरेंस समझ लो। देखो रीइंफोर्समेंट में आपने क्या करा, बच्चे के लिए अच्छी अच्छी चीज उसको ऑफर करी कि भाई अगर तुम ये टास्क कर लोगे तो तुम्हें 1 पीरियड एक्स्ट्रा गेम्स खेलने को मिलेगा, समझे। और अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें गेम्स पीरियड में जाने को नहीं मिलेगा। ये हुआ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके जो प्लेजर था वो छीन लिया आपने, उसके प्लेजर को छीन लिया। समझ में आ रही बात? एक प्लेजर दिया, दूसरी कंडीशन में प्लेजर को छीन लिया, ये हुआ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब थप्पड़ अप्पड़ मारना वो तो पनिशमेंट हो गया, ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो रीइंफोर्समेंट क्या होगा? किसी चीज को बढ़ावा देना, अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना। ओके, तो टीचर क्या हो जाएगा इसमें? टीचर गिव स्टार इन नोटबुक टू लर्नर, ये हो गया रीइंफोर्स, कि स्टार दे दिया, अच्छा बढ़िया काम करा तो स्टार दे दिया, ठीक। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा? देखो ये लर्नर कैन नॉट गो फॉर गेम्स पीरियड अंटिल ही और शी फिनिश हिज होमवर्क, तो ये नेगेटिव, उसका प्लेजर ले लिया आपने, ठीक है। लंच में आप कहीं नहीं जाओगे, तुरंत 2 मिनट में लंच करोगे और आप अपना काम करोगे, ठीक। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है? टीचर प्रेज द लर्नर व्हेन दे गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो A का 3 तो फिर एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हो गया, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। अगर दिक्कत आती है इन सभी चीजों को सॉल्व करने में तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज्वाइन करो कोर्स, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मैंने वहां समझाई हुई है, ठीक है। चिल्ड्रन आर टॉट अबाउट प्रूव्स इन मैथमेटिक्स टू डेवलप डैश रीजनिंग। जब आप बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, कोई चीज प्रूव करना सिखाते हो, तो कैसी रीजनिंग आप डेवलप करते हो? रीजनिंग हमेशा कैसी होती है? हमने पढ़ी है तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सिस्टमैटिक रीजनिंग होती है। कैसी होती है? सिस्टमैटिक रीजनिंग होती है, ठीक है। सुव्यवस्थित तरीके से किसी तर्क पर आना, प्रूफ लेकर के आना, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following intellectual abilities can be developed by teaching art and mathematics in an integrated manner? हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होती है अगर आप बच्चे को आर्ट और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एक दूसरे से जोड़ करके। हो सकता है आप उसको कोई मॉडल बनाने के लिए दे दें, ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई मॉडल बनाने के लिए आपने दे दिया, तो बच्चे में कौन सी, इनमें से कौन सी एबिलिटी डेवलप होगी? ऑब्वियस सी बात है, हमने पहली बात की, जब हम इंटीग्रेटेड वे में टीचिंग करते हैं तो बच्चे में मल्टीपल मैनिफेस्टेशन मतलब कि अनेक रूप से चीजों को अभिव्यक्त करने की क्षमता डेवलप होती है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए वो एक मॉडल बना सकता है, तो उसकी आर्ट भी डेवलप हुई, उसमें उसका आर्ट भी यूज होगा कि कैसे मैं समझा सकता हूँ इस चीज को, कैसे मैं मॉडल बना सकता हूँ, और उसका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, क्लियर है? नेक्स्ट, ओके,
नेक्स्ट है हेमंत कमिट्स मिस्टेक व्हाइल आंसरिंग द प्रॉब्लम इन राइटिंग। ठीक है भाई। हाउएवर ही इज एबल टू गिव करेक्ट आंसर्स ऑरली। व्हाट इज द बेस्ट रिमेडियल स्ट्रेटेजी टू डिक्रीज और रिमूव एरर इन हिज राइटिंग। तो हेमंत जो है वो बोलने में ओरली तो आंसर वो बहुत अच्छे से दे देता है, बट जब वो आंसर लिखता है तो प्रॉब्लम उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो अब ये सिचुएशन को डील करने के लिए टीचर क्या करे कि उसकी ये प्रॉब्लम कम हो जाए, राइटिंग में वो जो गलतियां होती है वो कम हो जाए। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप टीचर होते हेमंत के तो क्या करते आप? गिविंग हिम अ वर्कशीट विथ पार्शियली सॉल्व प्रॉब्लम टू फिल द मिसिंग गैप्स, प्रोवाइडिंग हिम एन असाइनमेंट ऑफ 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे। हर दिन उसको 10 से 15 क्वेश्चन करने का असाइनमेंट दे देंगे। गिविंग हिम एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर स्कूल कंटिन्यूसली फॉर 1 month, 1 महीने तक उसे एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं। आस्किंग हिम टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड, या हम फिर उसे कहें कि ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हारी मिस्टेक्स ठीक होने लगेगी। ठीक है। तो देखो नीचे के जो 3 ऑप्शन है 2, 3 and 4, भाई ये तो बहुत बर्डन बढ़ा देंगे बेचारा हेमंत, और जो भी कुछ आता होगा वो भी ना कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? 10 से 15 क्वेश्चन रोज लिखने के लिए दे देंगे। क्या स्कूल के बच्चे के पास इतना टाइम होता है? 1 month तक एक्स्ट्रा क्लास देने से कुछ नहीं होगा। पूरे साल के 10 महीने तो वो यूं ही क्लास कर ही रहा है, कुछ हो रहा है क्या? नहीं। वी हैव टू गो विद द टारगेटेड सॉल्यूशन। उसकी दिक्कत क्या है कि वो बीच बीच में गलतियां करता है, तो बस उसको हम ऐसी वर्कशीट देंगे जिसमें कुछ गैप्स हो और वो गैप्स उसको फिल करने के लिए हम दें, ताकि जहां उसे दिक्कत आती है वो हमें समझ में आ जाए और उसी पर वहां पर काम होगा। तो पार्शियली सॉल्व देंगे ताकि उसे समझ में आए कि हाँ एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पे जाने में कहाँ कनेक्टिविटी है, कहाँ मिसिंग हो रहा था, मुझे कहाँ काम करना है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नहीं देना है। ओके, just a second. Anuj guesses a multiple choice quiz randomly. There are 20 questions and each question has 5 possible answers. If X is the number of question, Anuj answer correctly the means of X. तो मीन निकालना आता है ना सभी को। मीन निकाल के अगर आप देखोगे इसका तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अभी हम मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मीन निकालना सभी को आता है। What do children gain from participating in creative dramatics? क्रिएटिव ड्रामेटिक्स मतलब कि अगर आप रचनात्मक नाट्यशाला में भाग लेते हैं तो बच्चे पर उसका क्या असर पड़ता है, क्या प्राप्त होता है उस बच्चे को। देखिए, ट्रेनिंग बाय टू बी एन एडल्ट, क्या वो एडल्ट होने की, वयस्क होने की उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। अनुशासन के भाव आ जाता है, उसमें सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिक होना सीख जाता है या आकस्मिक लाभ वृत्ति करना सीखता है। दे लर्न टू सर्पेंडिपिटस, मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई कला सीखते हैं तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, दैट इज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट है, सही गलत बताना है हमें। स्टेटमेंट 1 है, देखो यहाँ इंग्लिश हिंदी में भी दिख रहा है ना नीचे। क्राफ्ट एंड जेंडर डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट लिंकेज। ऐसा है क्या कि क्राफ्ट और मतलब कि जो कला, हस्तकला जो होती है, और लिंग का कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। कुछ काम होते हैं जो सिर्फ, कुछ हस्तकला के काम आप देखेंगे कि लड़के करते हैं, कुछ हस्तकला के काम लड़कियां करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो जेंडर लिंक है ही। ये बोल रहे हैं डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट लिंकेज, तो ये तो गलत हो गया भाई। क्राफ्ट वर्क और लिंग, सेक्स जो है वो रिलेटेड है ना। कुछ काम लड़के करते हैं हस्तकला के, कुछ लड़कियां, वो स्पेसिफिक है। तो ये स्टेटमेंट तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। मोस्टली वुमेन्स वर्क दैट दे डू इन द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फैमिली क्राफ्ट इज पेड। और ऐसा होता है क्या कि जो लड़कियां, जो औरतें अपने फैमिली वर्क में, जो क्राफ्ट वर्क होता है, जैसे किसी के घर में ही ये काम होता है ना, क्राफ्ट का काम होता है, तो क्या उसके लिए उनको पेमेंट मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में कौन पेमेंट देता है?
ठीक है। अब आपके घर में अगर एम्ब्रॉयडरी का काम होता होगा तो आपको कोई पेमेंट नहीं देता होगा अगर आप करते हैं। लड़कियां क्या करती है, ज्यादातर लड़कियां एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, ठीक। तो आपको मिलेगा क्या कोई पेड? जनरली तो नहीं होता है, कोई देता हो वो बात अलग है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो गए, फॉल्स हो गए। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है। 2 क्लियर है? आगे चले। द इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम, द इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम इन इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम इन बेंगलुरु। ये एक म्यूजिक म्यूजियम है ना, एक संग्रहालय है इंडियन म्यूजिक का, भारत में पहला बना हुआ, जिसमें सभी तरह के म्यूजिक, सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ है वहां पर, ठीक है। तो ये जो म्यूजियम है ये किस तरह का है? ये रिस्टोरेटिव है, इंस्ट्रूमेंटल है, इंटरैक्टिव है, साइंटिफिक है। तो ये इंटरैक्टिव है, यहाँ पर आप जाकर के अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग तरह के साउंड सुन सकते हैं, इसलिए ये कैसा है, इंटरैक्टिव है, ठीक। An art form that is practiced by community and is sometimes done in group with the whole community taking part, ठीक है। तो ऐसा कोई आर्ट फॉर्म जिसमें पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है या ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, इस तरह के आर्ट को क्या कहते हैं? क्लासिकल आर्ट कहते हैं, फोक आर्ट कहते हैं, विजुअल आर्ट कहते हैं, या परफॉर्मिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोक आर्ट कहते हैं, जो किसी एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, लोक कला, ठीक। अब देखो यहां पर ये आर्ट वर्क दिया है और आर्टिस्ट दिए हुए हैं कि बाबर क्रॉसिंग द रिवर स्टोन, इसमें कौन आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है कंप्लीटली। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके पीछे तो खैर बहुत सारा बैकग्राउंड है, अभी मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाबर क्रॉसिंग द रिवर स्टोन ये जाएगा जगन्नाथ, और बी मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखोय ये जाएगा हाजी मंदी मदनी के साथ, कबीर एंड रेदास ये जाएंगे उस्ताद फकीरुल्लाह खान के साथ, एंड फोलियो फ्रॉम द अकबरनामा। अकबरनामा जो किताब है उसमें जो अलग अलग कह सकते हैं आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है वो जाएगा उसमें से बासवान, ठीक। तो ये चीज़ें हमने अपनी नोट्स में इंक्लूड की है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो समझने वाली बात है, ये तो फैक्चुअल चीज़ें हो गई, ठीक है। देखो यहाँ दिया है, इफ वी टेक द अप्रोच ऑफ एजुकेशन थ्रू द आर्ट, लर्निंग विल हैव टू टेक प्लेस यूजिंग डिफरेंट आर्ट फॉर्म एंड टूल्स इन द लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अगर हम एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन देते हैं, आर्ट के थ्रू अगर हम एजुकेशन देते हैं, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है टीचिंग लर्निंग में हमें डिफरेंट आर्ट फॉर्म या टूल्स का यूज करना होगा। मान लेते हैं कि हमें अब कोई वर्किंग ऑफ हार्ट ही पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके लिए कोई मॉडल बनाएंगे तो वो आर्ट ही हो गया, ठीक। तो ये बात तो सही हुई कि हाँ भाई अगर हम आर्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें टूल्स और आर्ट फॉर्म बनाने होंगे। आर्ट एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। यस, एब्सोल्युटली राइट, किया जा सकता है ये। आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जा सकता है सोशल साइंस, साइंस और लैंग्वेज से, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ गुड सोशल साइंस टीचर शुड मेक एफर्ट टू डेवलप कॉन्सेप्ट एंड द एबिलिटी टू एनालाइज सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज डैश रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट कॉम्प्रहेंशन। तो एक जो अच्छा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का जो टीचर होता है वो विकास और सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की क्षमता रखना चाहिए। उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों को एनालाइज करके चीजों को समझा पाए, ना कि सिर्फ उसको रटने के लिए कह दें, है ना। तो ना कि सिर्फ या फिर रेदर दें, मतलब कि बजाय इसके कि बस वो सूचना की तरह उन्हें बता दे और बोल दे कि भैया आप रटते रहना, ठीक। हमने पढ़ा है ना गुड सोशल साइंस टीचर कौन होता है। ओके नेक्स्ट,
डैश हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू सब्जेक्ट इन द सोशल साइंस सिलेबस कॉल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एट द अपर प्राइमरी लेवल। तो अपर प्राइमरी लेवल पर कौन सा नया सब्जेक्ट ले आया गया है जिसने रिप्लेस कर दिया है सोशल साइंस और पॉलिटिकल लाइफ को? ऑब्वियस ही बात है, सिविक्स। कौन सा? सिविक्स, नागरिक शास्त्र। ठीक। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज जलियांवाला बाग सिचुएटेड? ये तो सभी को पता है, अमृतसर, है ना? ठीक है। अपेर्थेड, व्हाट डज द पैर्थेड मीन्स? पैर्थेड मीन्स का मतलब क्या होता है? देखो इसको मैं बता देती हूँ सीधे सीधे। रंग भेद, रंग भेद को कहा जाता है क्या? पैर्थेड। रंग भेद को क्या कहा जाता है? पैर्थेड कहा जाता है। तो ऐसा होता है ना, विदेशों में जाते हैं तो काले गोरे वाली बात हमारे इंडिया में भी होती है। तो इट्स शोज वन टाइप ऑफ सेपरेशन, विभाजन दिखाता है। ठीक है, तो रंग भेद इसको कहा जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैना टीचिंग द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, है ना? जैन टीचिंग के अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में चेतना है, मतलब हर एक चीज में जान है। ठीक। नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग एक्सक्लूडिंग इंसेक्ट इज एम्फसाइज्ड अपॉन, और बोल रहे हैं कि लिविंग बीइंग को इंजरी नहीं देना चाहिए, जबकि जो इंसेक्ट जैसे हैं उनको चल जाएगा। कीड़े मकोड़ों को मारो चलेगा, बट जो दूसरे हैं उनको, जो दूसरे लिविंग है उनको इंजरी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं, ये क्या जैन टीचिंग? नहीं। पहला ही स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी में चेतना है, जिसमें चेतना है उसका सम्मान, उसकी इज्जत और नॉन वायलेंस उसके साथ रहना चाहिए। ठीक। जब सभी में चेतना है तो फिर आप कीड़ों को कैसे छोड़ दोगे भाई? है ना? उनमें भी तो चेतना है। तो बात अगर इंसानों की चीज साथ वो चीज लागू है कि हमें नॉन वायलेंस करना है, तो वो जानवरों के साथ भी है, वो कीड़े मकोड़ों के साथ भी है। ठीक है ना? तो पहली बात एसर्शन तो सही हुआ, बट रीजन गलत हो गया। ठीक। तो हम क्या कहेंगे? बोथ ए एंड आर इज ट्रू। नहीं, ये नहीं होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंस मस्ट रिवॉल्व अराउंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट। ठीक है। टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता है टीचर से स्टूडेंट की तरफ। ठीक है भाई, सही बात है। सोशल साइंस डू नॉट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, साइंटिफिक एनालिसिस, थॉट प्रोसेस। ऐसा है क्या? बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कि सोशल साइंस जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि भाई जाओ ऑब्जर्व करो, इंटरव्यू लो, सर्वे करो, है ना? यही तरीका है। तो वहां पर भी क्रिएटिविटी, साइंटिफिक एनालिसिस वगैरह सब है ना? तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Under 3 language formula, every child learn 3 language in his/her school time. One of the objective of this formula is to, पढ़ा है हमने कि 3 language formula आ चुका है। ठीक है। Discourage the use of home language as it creates obstacle in children's learning. डिस्करेज करने के लिए ये फॉर्मूला लाया गया है। डेवलप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज अ रिसोर्स फॉर अ बेटर लर्निंग अप्रोच। यस, बिल्कुल सही है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होने से हमारी भी जो भाषा है वो और ज्यादा इनरिच होती है ना? ज्यादा रिसोर्सेस हमारी क्लास में डेवलप होंगे। ठीक है। तो डायरेक्टली ये सही ऑप्शन होगा। फिर है नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न इन स्पाइरल एंड नॉट अ लीनियर वे। बच्चे जो है स्पाइरल वे में सीखते हैं। पहले ये करा, फिर दूसरी चीज करी, फिर उससे कुछ सीखा, फिर उससे कुछ सीखा। लीनियर सीधे सीधे नहीं सीखते। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। The act of learning involves the process of establishing connection among the fact, experience और realized by the child। ये भी सही, बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा लर्निंग करता है ना, तो वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर फैक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है और फिर रियलाइज करता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट होंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू पिक्चर द चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इनमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है? चिल्ड्रन परफॉर्मेंस इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, अगर हम मार्क्स के फॉर्म में बच्चों के परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं वो होगा। चिल्ड्रन मेमोराइज फैक्ट, बच्चे फैक्ट याद कर रहे हैं, क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगा। टीचर प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड गाइड मीनिंगफुल लर्निंग। चिल्ड्रन लिसन व्हाइल टीचर टीच एंड कंटेंट इम्पार्ट नॉलेज, क्या टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, वो एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगी? बिल्कुल नहीं, वो क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगी जहां पर टीचर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि बच्चे सीखें, खुद से करें और खुद से सीखें, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन एक्वायर एंड इंटरनलाइज एन एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स एंड रूल गवर्न सिस्टम नेमली लैंग्वेज। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ जैसे ही स्कूल में जाते हैं, इसका थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, जैसे ही स्कूल में जाते हैं तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं लैंग्वेज के मामले में। एक्चुअली जैसे ही वो स्कूल में एंटर करेंगे, उनका जो सिस्टम, उनके जो सेट ऑफ रूल है, बस उसको लेना अपने अंदर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। जैसे ही आप स्कूल में जाओगे आप सेट ऑफ रूल में पढ़ जाओगे, स्पेशली इन द लैंग्वेज। आज ही हमने बात की है ना, जब पेपर डिस्कस किया, इसमें एक पैराग्राफ भी है, इसका एक पार्ट एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ऐप में, हमारी क्लासेस में। ठीक। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज एजुकेशन इज कन्फाइंड टू द लैंग्वेज क्लासरूम, क्या लैंग्वेज की एजुकेशन सिर्फ लैंग्वेज की क्लासरूम में ही होती है? ये तो गलत है ना, लैंग्वेज आप हर क्लास में सीखते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज इन साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, दोनों ही गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। हम लैंग्वेज, देखो साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस से रिलेटेड वोकेबलरी लैंग्वेज सीखोगे, है ना, तो हर क्लासरूम में लैंग्वेज सीखते हो आप। साइंस में साइंस की लैंग्वेज, सोशल साइंस में सोशल साइंस की लैंग्वेज या वोकेबलरी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है इन लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस इन होलिस्टिक मैनर। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज लर्निंग जो है होलिस्टिक ओवरऑल तरीके से हम लोग सीखते हैं। अ सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच इज बेटर फॉर अ स्मॉल चिल्ड्रन व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज, के सब्जेक्ट सेंट्रिक, सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं वो बच्चों को सिखाना, स्मॉल बच्चों को सिखाना, क्या वो सही अप्रोच है लैंग्वेज सिखाने का? बिल्कुल गलत। बच्चे एक्टिविटी, छोटे बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सीखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स हमें लगानी होगी। फिर ये वाले क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, एक ही और कर लेते हैं फिर एंड करते हैं इस सेशन को। इसका जो कॉम्प्रहेंशन पार्ट है हमने अपने जो ऐप है वहां पर वो क्लास एक्चुअली कर चुके हैं। ये एक आइडिया था आप सभी लोगों के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको मान के चलो कि ये एक सैंपल पेपर है आने वाली एनसीईटी एग्जाम का। तो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हैव टू वॉक टू स्कूल एवरी डे, इट इज अ लॉन्ग वॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज शोन दिस। तो ये जो बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है कि उन्हें चल कर के स्कूल दूर दूर जाना पड़ता है, ये किस पिक्चर में दिखाई गई है? तो धनक। ठीक, चलो फिर और भी नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।